अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है सवाल आवाम का। मैं हूं आपके साथ फ़ाइक महमूद। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग का जलसा ये गवाही देता है कि पीडीएम की हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी का जो दाग था वो किसी हद तक धुलता हुआ नज़र आ रहा है। जलसे की कामयाबी का क्रेडिट अगर मरियम नवाज़ को दिया जाए तो ऐसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीफ ऑर्गेनाइज़र ने जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी है। नवाज शरीफ ने जलसे के अंदर इंतकाम का बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया और उन्होंने मुंह बंद कर दिए मुखालिफिन के इंतकाम ना लेने की बात करके। खुशहाली का ख्वाहिशमंद हूँ इसका इजहार किया उन्होंने, लेकिन लगता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई खलिश है अभी ज़रूर। इसका उन्होंने गालिब का शेर पढ़कर जो है वो इजहार किया। उन्होंने कहा कि गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफ़ान किए हुए। नवाज शरीफ अब कानून का सामना करेंगे, इसका मुजाहरा उन्होंने पहले भी किया जब वो लंदन से वापस आए, अपनी बेटी का हाथ थामकर और गिरफ्तारी दी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मुतालबा तो कर रही है, साथ ही साथ जो है वो तंजो तिश्नों के तीर भी चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है या किसी और से? पीपल्स पार्टी को नून लीग से मसला है या सिस्टम से मसला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज जमहूरी मुआशरों में आवाम की राय अहमियत रखती है, लेकिन ये सिर्फ उसी तरह मुमकिन है कि अगर इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हो जाए। लेकिन इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालबा कर रही हैं। ऐसा क्यों है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को यह हक दिया जा रहा है कि कहीं पर जलसा किया जा सके, दूसरे को नहीं किया जा रहा, तो इसका भी इजहार होना चाहिए, अदलिया में इसका इजहार होना चाहिए। हम यकीन रखते हैं कि उनको ज़रूर जो है वो इंसाफ मिलेगा। आज के प्रोग्राम पर इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच, डॉक्टर शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या लगता है आपको कल का जलसा कैसा रहा? कामयाब रहा कि नहीं रहा? नवाज शरीफ ने इंतकाम की कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ खुशहाली का ही पैगाम दिया, क्या कहेंगे? देखिए भाईजान, आपके सवाल में दो सवाल हैं। पहली बात है जलसा। अगर ये मुस्लिम लीग का रूटीन का जलसा होता और रूटीन की कार्रवाई होती तो ये एक कामयाब जलसा था, बड़ा पावर शो था, अच्छा पावर शो था। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। दावा था 10 लाख लोग लाने का, दावा था 5 लाख लोग लाने का। 1 महीने से तैयारी हो रही थी, पूरी मुस्लिम लीग की ड्यूटियाँ लगी हुई थी, पूरे पाकिस्तान से लोग लाए गए, हुकूमत साथ थी, इंतज़ामिया साथ थी, खाने थी, महफ़िलें थीं, मजलिसें थीं। 5,000 फ़ी बंदा भी दिया गया, आने जाने का खाना, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, 100 बंदे लाने वाले को मोटरसाइकिल और जन्नत के सर्टिफिकेट तक बात हुई। रेंट ए क्राउड का हर हरबा आजमाया गया और मुकम्मल मीडिया मुहिम थी, मुकम्मल मीडिया सपोर्ट कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि कमाल हो गया है। वो मुझे याद आ रहा है कि कल की जो या परसों की 2 दिनों की हमारी मीडिया कवरेज है, ये मलका बरतानिया के जनाजे और बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के रिकॉर्ड भी तोड़ गई। और रिकॉर्ड तो टूटना ही था, क्योंकि वहाँ एक मलका का जनाजा था, यहाँ जमहूरियत, अदालती निज़ाम, कानून, इखलाकियात, 4 जनाजे थे। वहाँ चार्ल्स की पहली ताजपोशी थी, यहाँ मियाँ साहब की चौथी ताजपोशी थी। दिलचस्प बात यह थी कि शहबाज शरीफ हर जगह थे, बरतानिया में भी, पाकिस्तान में भी, बकिंगम पैलेस में भी और मीनार पाकिस्तान में भी। इसे कहते हैं आँखों का तारा। खैर, तो मुकम्मल मीडिया मुहिम थी। और 10 लाख लोग थे? नहीं थे। 5 लाख लोग थे? नहीं थे। 4 लाख लोग थे? नहीं थे। 3 लाख लोग थे? नहीं थे। 2 लाख लोग थे? नहीं थे। जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं कि 70,000 से 90,000, या अगर आप मैक्सिमम 1 लाख लोग कर लें, तो एक जलसा जो तवक्को थी वैसा नहीं हुआ। दूसरा आ जाइए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर। नवाज शरीफ साहब 4 साल जलावतनी के बाद वापस पहुँचे हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और बहैसियत वज़ीर आज़म वापसी हुई है। पहले कदम से आखिरी कदम तक, एवन फील्ड से जाती उम्रा तक, इन्हें सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल मिला है। अब इस 4 साल जलावतनी को पस मंज़र रखिएगा। 3 माह की तैयारियां जो हो रही थी उनको पस मंज़र रखिए था। 1 महीने से मीनार पाकिस्तान के जलसे की जो धूम मची हुई थी उसको सामने रखिएगा।
खुशहाली आ रही है, उम्मीद पाकिस्तान आ रही है, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, आओ मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अब इसके तनाजुर में जो तकरीर उन्होंने की, जो तकरीर की कुछ अच्छी बातें थी उन, और जो कुछ ठीक बातें थी, वालदा अपने उन्होंने वालिद और वालदा का जिक्र किया, अहलिया का जिक्र किया, अल्लाह इन तीनों की मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए। की कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि खुशहाली चाहता हूं। उसी पे आ रहा हूँ फाइक भाई, मेरे भाई उसी पे आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। तो अहलिया का जिक्र किया, और ख़ास तौर पर मुझे वो बड़ा दुख हुआ, अल्लाह ऐसा कभी ऐसा ना करे कि कोई अब शोहर अपने कह रहा हो सुप्रीडेंट जेल को कि मेरी बीवी से या मेरे बच्चों से बात करवा दें, और वो कोई ना करवाए। मरियम नवाज़ के मुकदमों का जिक्र किया, जो उन्होंने अच्छी बात की, इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, दुआ करें आप भी और मैं भी कि वो कायम रहें। हमारे यहाँ कहते कुछ हैं लोग, करते कुछ हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो अच्छी बात की, सियासी जमातों, रियासती इदारों और सतूनों को मिलकर काम करना होगा, इसमें कोई शक नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। अच्छा, और जो गलत बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, एक तरफ से वो इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, इमरान खान का नाम नहीं ले रहे थे, इखलाकियात का दर्स दे रहे थे, आखिर पे मौलाना नवाज शरीफ नज़र आए दुआ करवाते हुए। वो था कि यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा, ये मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। और तस्बीह मेरे हाथ में भी है, किसी को दिखाए बिना फेरता रहता हूँ, बगल में छुरी मुँह में राम राम, बहुत तकलीफ़ हुई। अच्छा, अब ये मियाँ साहब की जो तकरीर, अगर टोटल हम इसको करें तो लायानी बातें भी की, एटम बम हमने बनाया, मतलब भुट्टो से ग़ुलाम इसहाक़ खान तक, एकयू खान से समरबंद मुबारक तक, सारे हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। उन्होंने पता नहीं गुजरांवाला से मशीनरी लाई, इस चागी में सुरंग खोदी और ख़ुद बना दिया। बिजली महंगी हमने नहीं की, यकीनन ये कायदे आज़म महंगे मुआहदे करके गए थे बिजली घरों के। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का रोना, जो उनकी 16 महीने की भाई की हुकूमत थी, जो इस बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोज़गारी में छोड़ गई। कशकोल तोड़ना होगा, ये मियाँ साहब की हर तकरीर में होता है, और उनका भाई जश्न मना रहा था कि हमें IMF ने भीख दे दी है। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो तकरीर जैसे तवक्को की जा रही थी वैसा नहीं, ना रोड मैप, ना विजन, ना कोई पॉलिसी, बेरब्त बातें, बेरब्त जो तकरीर, तवक्को की जा रही थी, जो विजन की तवक्को की जा रही थी, वो नज़र नहीं आया भट्टी साहब को। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, क्या आपको लगता है, जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो है वो मैक्सिमम 70,000 से 90,000 लोग थे, चले बहुत ज़्यादा कर ले तो 1 लाख लोग थे, और जिस तरह से उन्होंने तकरीर के ऊपर कहा कि जो है वो ढोल की थाप पर रक्स नहीं हो रहा था, तो कि इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब मेरे भाई हैं, और अक्सर इनके साथ प्रोग्राम्स में मुलाकात हो जाती है। आज तो माशाल्लाह आपने टाइम भी खुला दिया है, और जो इन्होंने नई अपनी किताब लिखी है उसके सारे बाब भी पहले ही सेगमेंट में पढ़ दिए, और अभी को बच गया होगा तो वो बाद में भट्टी साहब पढ़ देंगे किसी अगली बारी पे। जब मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहरहाल गुजारिश ये है, पॉइंट पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 बातें बुनियादी हैं कि एक तो जो जलसा हुआ है ये कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, दूसरा ये है कि इसमें लोगों की तादाद कितनी थी, और तीसरा ये है कि यहाँ पर कोई मतलब पेड जलसा था, यहाँ पर पैसे दे के लोग लाए गए थे। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से सिर्फ मैं 2-3 गुजारिशात करूँगा कि पेड वाली बात पे तो बाद में आते हैं, पहले तो देखते हैं कि इसमें तादाद कितनी थी। मैं जलसे में जाहिर है अपने हलके के लोगों के साथ गया, कारकुनान के साथ गया, मैं जलसा गाह के अंदर गया, कोई स्टेज पर नहीं गए। जिस वक्त मैं जलसा गाह में पहुंचा हूँ उस वक्त तक कभी नवाज शरीफ साहब की स्पीच शुरू नहीं हुई थी, और यकीन करें कि बड़ी मुश्किल के साथ हज़ारों की तादाद में लोग अंदर लाइनों में एंटर हो रहे थे। अंदर जलसा गाह खचाखच भरी हुई थी, उसके बाहर रोड भी खचाखच भरी हुई थी, और उसमें ये था कि मैं अंदर एंटर होके बड़ी मुश्किल से जंगले के साथ खड़ा हुआ। मैंने वहाँ पर फैसलाबाद के हमारे कुछ और टिकट होल्डर पार्लियामेंटेरियन खड़े थे, वो भी इसी तरह से बड़ी मुश्किल से खड़े हुए थे, और बहुत खचाखच भरा हुआ था। कोई पाँव में तेल मतलब है वो रखने की जगह नहीं थी। मैंने तो कुर्सियों पर भी बैठे हुए लोग नहीं देखे, जिसको भी देखा है खड़े हुए ही देखा है। और कुछ देर बाद जब मियाँ साहब की स्पीच शुरू थी तो फिर मैंने बाहर निकल के रोड का जायजा लिया, तो यकीन कर लें
कि हज़ारों के हिसाब से लोग उसी तरह से स्पीड के साथ अंदर जा रहे थे, अंदर एंटर होने के लिए। ये बहस मैंने अपनी आंखों से, मैंने भी बहुत ज़्यादा जलसे देखे हुए हैं, इधर कामयाब जलसे भी देखे हैं जिनमें बहुत आवाज़ लोगों की आवाम पहुँचे हैं, लेकिन मैंने मतलब है कि इससे बड़ा जलसा मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। और लोग चार्ज थे, लोग जज्बे के साथ आए हुए थे। कोई ये नहीं था कि जिस तरह से होता है कि मजबूरन आप कोई लोगों को लेकर आते, वो माहौल नहीं था। जाहिर है इसमें बहुत सारे लोग कारकुनान थे, बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग के चाहने वाले थे, बहुत सारे लोग नवाज शरीफ के परिस्तार थे, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं, जो पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साबका अदवार को सराहते हैं। जिस दौर में पाकिस्तान में बिजलियाँ आईं और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, जिस दौर में जो है वो जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तखरीबकारियाँ होती थीं और दहशतगर्दी होती थी, उन वाक़यात को रोकने वाला लीडर उनसे मुखातिब था, उसको बड़े पुरजोश अंदाज में लोग सुनने के लिए आए हुए थे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि मुझे जाहिर है मेरे भाई का टिल्ट तो एक तरफ है, जिसमें एक नुमायां बात है कि वो हमेशा नवाज शरीफ साहब और PMLN के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी राय मतलब है कि अच्छे आर्गूमेंट देते हैं उनके खिलाफ। लेकिन मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि एक चीज़ से तो मैं कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता और मैं उस चीज़ का गवाह हूँ, वो ये है कि यहाँ पर कोई एक सिंगल बंदा पेड़ नहीं था। बुनियादी तौर पर एक चले, आपके कहने का मतलब ये है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा था और यहाँ पर रेंट कारकुन जैसी कोई बात नहीं थी। इरशाद भट्टी साहब से भी इसी के ऊपर मजीद करेंगे। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आफरी का। पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है या किसी और से नाराज़ है, ये एक आज का सवाल आपसे करना चाह रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है ना किसी और से नाराज़ है। इस वक्त जो हमारा मुतालबा है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी जद्दोजहद है, वो ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इलेक्शंस की तारीख अनाउंस हो, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो, इस मुल्क के अंदर दोबारा से जमहूरियत का तसलसल जो है वो चले। तो वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए, महीना दे देना और महीने का आखिरी हफ्ता दे देना ये हमारा मुतालबा नहीं था। हमारा मुतालबा कल, आज और अभी यही है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। और अब तो मियाँ साहब की भी वापसी हो गई है, तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी, इस मुल्क में अभाम और बेचैनी और ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक अनसर्टनिटी, ये जारी और सारी रहेगी। आपका भी सवाल मुझसे यही था कि क्या आप समझती हैं इलेक्शन नहीं होगा? मेरा भी सवाल यही है कि क्या इलेक्शन नहीं होंगे कि नहीं होंगे? लोग हमसे भी यही सवाल पूछते हैं। तो इन सवालों का जवाब किसने देना है? हमने तो नहीं देना, ना आपने देना है। इन सवालों का जवाब देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और हमारा ये देरीना मुतालबा है, और मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान के सिवाय पीपल्स पार्टी और कोई इलेक्शन की डिमांड कर ही नहीं रही है। मैं तो बड़ी हैरान हूँ और परेशान भी हूँ एक तरीके से कि कल मियाँ साहब की जो वापसी हुई तो उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में एक दफ़ा भी मुतालबा नहीं किया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और उस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएँ। अगर वो इस अज़म से आए हैं कि वो वज़ीर आज़म हैं और वो पावर शो दिखाने के लिए आए थे और उनकी वापसी हुई है, कि यकीन दहानी कराई गई है उनको लगता हो कि जनाब वो अगले वज़ीर आज़म हैं, में इलेक्शंस हो जाएंगे। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर उनको इस बात का पूरा यकीन होता कि वाकई उनका पावर शो है और ये वाकई अवाम उनके साथ है, तो वो इलेक्शन का मुतालबा ज़रूर करते। लेकिन जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा और बेचारे अली साहब भी बड़ी पुरजोश कोशिश कर रहे थे बताने के लिए कि पता नहीं लाखों लोगों की तादाद वहाँ पर थी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। और ना आवाम पुरजोश थी, ना लाखों की आवाम थी। हालांकि जन्नत तक के टिकट बांटे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है वो राइब नहीं हुई कि उन जलसों के अंदर आए। अगर मियाँ साहब को इस बात की यकीन दहानी होती कि इस मुल्क की आवाम उनके साथ है, तो वो हर हाल में कल इलेक्शन का मुतालबा करते और करना चाहिए था। बहैसियत एक सियासी लीडर के जो 4 साल जलावतनी के बाद पाकिस्तान आए हैं
और 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी बार उनकी ख्वाहिश है, तो फिर तो वो इलेक्शन के ज़रिए ही होगा ना। अगर तो वो सिलेक्शन में बिलीव करते हैं और सिलेक्टेड होने के लिए आए हैं, तो फिर तो मामलात कुछ और ही हैं, और फिर वो बहुत ही सीरियस मामलात हैं और बहुत ही अफसरदा मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब सिलेक्शन नहीं हो सकती, और अगर सिलेक्शन होगी तो मज़ीद बेचैनी क्योस होगा, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी और लोग अब रिवोल्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, वो जो इनका बयानिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, यही बयानिया था ना उनका, और ये बयानिया था कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं 5 लोगों से इंतकाम लूँगा जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो कल तो हमने ऐसी कोई चीज़ ना देखी, ना हमने इलेक्शन का मुतालबा देखा, ना हमने सुना कि जी वो किसी से आके कोई बदला लेंगे, बल्कि इन्होंने तो ये कहा कि जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है तो मैं तो उनके भी साथ चलना चाहता हूँ। तो ये तो अपने आप को सरेंडर करना है, और इस मुल्क के अंदर अगर आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है और इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनली चलाना है आइन और कानून के मुताबिक, तो कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये आपका शर्मिला साहबा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बाकायदा बेहुरमती की गई। इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे अली गौहर बलोच साहब से भी कि अगर उनको सपोर्ट की, अगर पूरी उनकी यकीन दहानी है मियाँ साहब को, तो उन्होंने कल तकरीर के अंदर इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया। अली गौहर बलोच साहब आपसे भी बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब पहले साबका लीडरों की बारी लगता होता था आवाम को कि जो है ना वो सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन है, इस दफ़ा अभी जिस तरह से कल मियाँ साहब वापस आए हैं तो अवाम का ये भी कहना है इस दफ़ा कि जी लास्ट ऑप्शन मियाँ साहब ही हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसा ही है? पहली बात तो ये है कि अली गौर साहब वाकई मेरे बड़े प्यारे हैं, भाई हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने जंगले के साथ लग के तकरीर सुनी। मैं तो सोच रहा था कि वो शाही किले में गए होंगे, वहाँ जो बड़ा मज़े का एक मेन्यू था, मटन चाँप थी, बरोस था, रेशमी कबाब थे, पास्ता था, भटूरे थे, चिकन मलाई बोटी थी, फिंगर फिश थी, आलू वाले समोसे थे, क्लब सैंडविच थे, केक पेस्ट्री थी, जलेबी थी, चाय थी, कॉफ़ी थी, ग्रीन टी थी, जूस था। तो मैं तो सोच रहा था वहाँ मेरा भाई पहुँचा होगा, सब कुछ वहाँ था। 200 बंदों का इंतज़ाम था, सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी और 500 बंदों ने खाया है। मैं उन 500 में अली गौर बलोच नहीं है, मैं इस पर पुरज़ोर इhtजाज करता हूँ। और ये मैं रात को जब सोऊंगा तो अपनी आंखें बंद करके सोऊंगा मैं इhtजाज के तौर पे। तो आइंदा अली गौर बलोच साहब को नाराज़ ना करें, ये जंगले के साथ लग के ये तकरीरें सुनना ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अली गौर बलोच साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात भाईजान, अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दें, इस मुल्क को माफ़ कर दें। लास्ट ऑप्शन तो फलाना ऑप्शन तो चौथा ऑप्शन तो पाँचवा ऑप्शन ना करें भाईजान। इस मुल्क के लिए नागुज़ीर लोगों से ये कब्रिस्तान भरा पड़ा है, कोई भी इस मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं है। इस मुल्क में सिविलियन आमरीत और फ़ौजी आमरीतों ने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है। अब बस कर दें, अब खुदा के लिए इसको आगे बढ़ाएं। ये 24 करोड़ लोग अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो अपने पुराने दौर के बिलों से या पुराने दौर की वो रोटी कितने की थी तो फलाना कितने का, उन्होंने बिल्स भी दिखाए आती साथ ही तकरीर जब स्टार्ट की उन्होंने, तो अपने बिल साथ लेके आए थे। जी काश वो फिर जमहूरियत को ख़तरा पड़ जाता है, काश वो अपने दौर का जिक्र करते हैं, अच्छी बात है अपने दौर का जिक्र करते हैं, लेकिन थोड़े से पहले चले जाते तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उसमें तो और भी बड़े बिल कम थे। उससे थोड़ा सा पहले चले जाते तो बेनज़ीर भुट्टो साहब और इनके अपने दौर थे, उसमें और भी कम थे। तो पिछले क्या करनी, 16 महीने को भी छोड़ दें। अब आगे आपके पास क्या विजन है, क्या पॉलिसी है, क्या रोड मैप है? करेंगे, तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, उड़ाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, ये गे कब खत्म होगी? नॉन निकाती एजेंडा दिया, उसके अंदर ज़राअत है, IT है, मुख्तलिफ उन्होंने प्रॉपर उसका नॉन निकाती एजेंडा जारी किया था। भाईजान मैं इधर ही मुझसे ले लें 12 नुकाती एजेंडा, 12 नुकाती एजेंडा ले लें और ऐसा एजेंडा ले लें, बल्कि मुझे भी छोड़ें, ये बाहर गली में निकल जाएं, किसी रेडी वाले, किसी दुकानदार, किसी से पूछ लें, 18 नुकाती एजेंडे हैं। बात यह है कि जब अमल करने का वक्त आता है तब हम क्या करते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तब आप क्या करते हैं। दूसरा, शर्मिला फारूकी साहबा इलेक्शन का कह रही थी, इलेक्शन की अभी क्या ज़रूरत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? उनकी अपनी हुकूमत है, हर जगह उनकी अपनी हुकूमत है, उनका अभी एक पूरा सेट है। माहौल देखें
कि उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ 9 मई और अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से जेल में है, और सबसे बड़ी जो उनकी जिस जमात से मुकाबला होना था वो तितर बितर हो चुकी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवन फील्ड से निकले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रोटोकॉल दिया। आगे चलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला होगा, और एक कांटेदार मुकाबले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत जाएंगे। आप दूसरी बात जिस पे कोई बात ही नहीं करता, आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क का क्या हाल है कि जब वो लंदन से चले थे तो मफरूर और मुजरम थे। गलत है सही है, इस पे हम 18 घंटे मैं और अली गौर बलोच बात कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त हमारे बरतानिया में हाई कमिश्नर साहब उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो मफरूर और मुजरम थे। उस वक़्त सऊदी अरब और यूएई की एम्बेसियाँ उनको प्रोटोकॉल दे रही थी। इधर जब इनकी टीम पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इधर दरखास्त मंजूर हुई, इधर दरखास्त समाअत के लिए, इधर बेंच बन गया, इधर समाअत हो गई, और 2 अदालतों में बिना पेश हुए उनको मिल गया रिलीफ। फिर हमारा जो सारी कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई ये एयरपोर्ट पर हुई। तो इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अभी आए हैं, थोड़ा सा सस्ता लेने दें, थोड़ा सा आराम कर लेने दें, थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दें, और उसके बाद वो सोचेंगे कि इलेक्शन की तरफ कब जाना है और क्या करना है। और वो जरदारी साहब का एक जुमला है, जरदारी साहब से अक्सर मुझे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ होता है, लेकिन उन्होंने एक कमाल का जुमला बोला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहे थे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल जो है वो एक गालिब का शेर भी पढ़कर सुनाया, उस पर भी इरशाद भट्टी साहब आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे थे जब इक़्तिदार में थे तो ये 9 निकाती एजेंडा जो दिया गया है इस पर अमल दरामद जब पहले इक़्तिदार में थे तब किस हद तक किया गया, ये भी एक अहम सवाल है। और अगर अवाम की सपोर्ट मियां साहब के साथ है तो फिर कल की तकरीर के अंदर, जिसको बहुत ही जामे तकरीर कहा जा रहा है, उसके अंदर इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं था? और जो मेन्यू भी गिनवाया भट्टी साहब ने, क्या वो भी सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी जलसा गाह पे? देखिए जी, बात ये है कि भट्टी साहब जो है मेरे भाई, ये तो माशाल्लाह बड़े वीवीआईपी किस्म के तजिया नगार और साफ़ी हैं। और मैं तो एक अदना सा सियासी कारकुन हूँ, और मैं सियासी वर्कर के साथ हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि वही अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वही अवाम हैं, वही हमारे हलकों के लोग हैं जो हमें उन ऐवानों तक पहुँचाते हैं जिनको हम इज़्ज़त के ऐवान समझते हैं। तो जाहिर है, मैं तो जब भी किसी जलसा पर गया हूँ, मोस्टली जलसों पर मैं तो अवाम के अंदर ही खड़ा होता हूँ और वहाँ पर ही इंजॉय करता हूँ, वहाँ पर ही मुझे मज़ा आता है। जितने पकवान भट्टी साहब ने गिनवाए हैं, हो सकता है तजियाकार हैं, ये उधर पहुँचे हों, इनकी नज़र से गुजरे हों। मैंने तो इन पकवानों का बेशुमार तो ऐसे हैं जो नाम भी पहली दफ़ा इनसे सुना है। हो सकता है ये बड़े बड़े पीसी होटल में, मैरियट्स में खाने खाते हैं, मुझे भी कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है इन जैसे दोस्तों के बहाने के वो बुला लेते हैं। तो बहरहाल मेरी तो ऐसी दानिश में नहीं गुजरे कि ये खाने बने हैं या कहाँ बने हैं। बहरहाल अगर बने हैं तो फिर भी ठीक है, भट्टी साहब को इल्म होगा ज़्यादा बेहतर। दूसरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल एक जो तजिया कर रहे हैं कि जी अदालतों से इंसाफ मिल गया, भट्टी और जो हम तजिया करते हैं कि जनाब वो इलेक्शन नवाज शरीफ साहब का नवाज शरीफ से मुकाबला होगा। देखिए, उनको 2018 का भी इलेक्शन याद होना चाहिए, जब आरटीआई सिस्टम बंद था, जब नून लीग के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी, जब नून लीग के लीडरशिप को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था, उस पर आज तक भट्टी साहब ने कभी तजिया नहीं किया। और मेरे साथ प्रोग्राम में बैठते हैं, जब 8 मिनट के अंदर 11 जमानतें हो गई, जब घर बैठे बिठाए जमानतें हो रही थी, जब घर में जो है वो नोटिस जो देने आते थे कि जनाब आपकी अदालत में पेशी है, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते थे, तब भी भट्टी साहब का जो हरफ तनकीद होते थे और निशाना तनकीद, वो हमारी पार्टी और हमारे लोग ही होते हैं हमेशा। तो जाहिर है, मतलब है कि जिनके साथ हमदर्दियां होती हैं उनके लिए तो फिर और अल्फाज होते हैं, और जो इस किस्म की किताबें हैं वो तो फिर हम जैसी सियासी पार्टियों और हम जैसे कारकुनों के ऊपर पड़ी जाती हैं, जो भट्टी साहब ने हमेशा लिख के मेरे भाई ने अपने पास रखी होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि बात इन्होंने ठीक की है कि अगर मुशर्रफ का टाइम था तो उसमें रेट कम होंगे,
असल हकीकत ये है कि देखा ये जाता है कि महंगाई की शरह क्या थी। अगर नवाज शरीफ साहब ने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए और उन पर ज्यादा लागत आई तो वो जो पर यूनिट रेट था वो भी तो उन्हीं के दौर में बढ़ना चाहिए था। उस दौर में उन्होंने कौन सा ऐसा अजूबा था कि जब उन्होंने बिजली भी पैदा की और उसके रेट भी नहीं बढ़ने दिए। फिर उनके पास और कैसा अजूबा था कि उस वक्त महंगाई की शरह 4% तक रही, तेल सस्ता मिलता था, घी सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी, आटा सस्ता मिलता था। फिर उनके पास और कैसा जादू था कि जिसकी वजह से सी पैक जैसे प्रोजेक्ट इस मुल्क के अंदर आए। फिर उनके पास और ऐसा कौन सा जादू था कि जब डीएपी और खाद जो थी, जो उनके साबका अदवार में महंगी थी, उन्होंने जिम्मेदारों और किसानों के लिए सस्ती की। अस्पतालों के अंदर जो थी इंपोर्टेड मेडिसिन जो थी उसकी वाफर मिकदार मौजूद थी, रिहेबिलिटेशन के काम किए थे। और जो लोग दावा करते थे कि हमारी जो मतलब है कि जो टारगेट है या जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो हेल्थ है और एजुकेशन है, उन्होंने तो अपने 5 साल दौर में एक टीचर भी भर्ती नहीं किया, एक लेकिन चपरासी भी अली भर्ती गौहर नहीं बलोच किया साहब स्कूल जब में। इक़्तिदार में थे, अभी पिछले 16 माह की कारकर्दगी भी आवाम के सामने है, डॉलर और पेट्रोल की प्राइसेस भी हम सब के सामने ही है। फिर आपके पास दोबारा आऊँगा, आपसे भी दोबारा राय लेंगे। शर्मिला फारूकी साहब, क्या आपको लगता है कि जो है वो इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आपका भी है या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है बाकी सबको भी? और दूसरी बात यह कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून जिस तरह से कल मुतहरिक दिखाई दी है, आपको लगता है कि इलेक्शन जो कैंपेन है उसके अंदर नवाज शरीफ की वापसी से एक नई जान आ गई है? देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और अगर इस मुल्क में आपको सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाना है तो आपको इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। कल जो हालात और मामलात नज़र आ रहे थे मियाँ साहब की वापसी से, उससे तो यही लग रहा था कि इस मुल्क में एक बार फिर एक कोई सेलेक्टेड आने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली क्योंकि इस मुल्क की यूथ बड़ी बागयूर है और हमारे पास इस वक्त जो 65% वोटर्स हैं वो 35 साल से कम हैं, नौजवान हैं, और वो अपने वोट को इस तरीके से उस पर डाका नहीं डालने देंगे किसी को। तो हमें इस बात का तो इतना अंदाज़ा है और ख़ुशी है कि शायद इस बार सेलेक्टेड ना हो पाएँ। और मेरा ख्याल है शायद यही वजह थी कि कल इतने जो लेकिन कल के जलसे से आपको ये क्यों लगा कि सेलेक्टेड जो जलसा हुआ उसमें देखिए, अभी जो सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी गई है, मैं क्या उसको दोहराऊं। भट्टी साहब ने सारी बातें जो मैंने कहनी थी वो कह दी हैं। किस तरीके से एक स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया लंदन से लेके लाहौर एयरपोर्ट तक, तो ये किसी भी मफरूर या सज़ा याफ्ता शख्स को नहीं दिया जाता। ये एक प्रिज्यूम्ड और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, हेड ऑफ़ द स्टेट को दिया जाता है। मैंने शायद नहीं सुना या देखा, मुझे नहीं मालूम, शायद कहीं होता हो ऐसा, लेकिन अदालत ख़ुद मुल्ज़िम के पास जाए ये मैंने पहली बार देखा है। हमने भी बड़े मुकदमात भुगते हैं, हमारे पास तो कभी अदालत नहीं आई हमारे बायोमेट्रिक्स लेने के लिए, हमें अदालत जाना पड़ता था। बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि प्री अरेस्ट बेल्स भी मिली, ज़मानतें भी हुई हमारे बड़े रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के, लेकिन फिर भी उनको जहाज़ से उतरते वक्त ही उठा के ले गए सीधा जेल। ये अगर इस बहस में पढ़ेंगे, तकरीर में पढ़ेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। अब जिस तरीके से पंजाब में, अब तो जैसे भट्टी साहब हमारे दिल की बात कर रहे हैं कि उनकी अपनी हुकूमत है, तो जब अगर उनकी हुकूमत है तो फिर किस तरीके से एक न्यूट्रल सेटअप हुआ। फेडरल गवर्नमेंट में आप देख लें, जो चंद एक अशख़ास हैं जो इनके इंतहाई करीब हैं, चीमा साहब हैं, फवाद हसन फवाद हैं, ये तौकीर शाह साहब हैं, ये कौन हैं? इनकी कितनी कुर्बत है PMLN के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। सो इट्स ओनली नेचुरल कि वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को सपोर्ट करेंगे या यहाँ पर वहाँ पर फेवर देंगे। तो आपको लगता है पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? तो ये तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपके सामने ना, अब तो मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पहले तो हम तो ये काफ़ी अरसे से शिकायत कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं, लेकिन अब कल के बाद तो मेरा ख्याल है किसी को किसी किस्म का कोई उभाम ही नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी क्लियर। इसमें अब क्या दो राय है, ये तो आपके सामने हर कोई देख रहा है। जिस तरीके से कल तमाम
प्रोसेस हुआ मियाँ साहब की, अच्छी बात है। देखिए हम खुश आमदेद कहते हैं मियाँ साहब को कि वो वापस आए, अच्छी बात है। हम नहीं चाहते किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ जाती हो, एंड वी फील के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी अडॉप्टेड फॉर एवरीवन। कानून सबके लिए बराबर ही हमारा आइन कहता है, और हम वो जमात हैं जिसने इस पाकिस्तान को उस मुल्क का आइन दिया है। हम वो जमात हैं जो हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं और बावर कराते हैं कि आइन और कानून की पासदारी, और हम करते हैं। हमने आइन और कानून की पासदारी हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या आपको भी लगता है कि एक बार फिर से जिस तरह से शर्मिला फारूकी साहबा ने कहा कि सिलेक्टेड आगे से वज़ीर आज़म आने वाला है, अब इसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी है, और ये सवाल आपसे ज़रूर करूंगा। और एक जो शेर पढ़ के सुनाया कल नवाज शरीफ साहब ने, उसके ऊपर भी आपसे ज़रूर राय जानना चाहूँगा, और कबूतर भी आकर बैठा उनके हाथ के ऊपर। इसी पर बात करेंगे, प्रोग्राम का भी वक्त बाकी है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर बलोच साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, कल एक शेर पढ़ कर सुनाया गया नवाज शरीफ की जानिब से, जब तकरीर की गई उन्होंने गालिब का शेर पढ़ कर सुनाया, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहियाए तूफ़ान किए हुए। क्या अंदर सोच रहे थे, क्या मतलब क्यों उन्होंने ये शेर सुनाया? पहली बात, एक मरतबा फिर मैं मजम्मत करता हूँ कि अली गौर भाई को शाही किले में स्पेशल हाई टी पे नहीं बुलाया गया और स्टेज पर भी नहीं बुलाया गया, जंगले के साथ लग कर उन्होंने तकरीर सुनी। दूसरी बात यह है कि अली गौर बलोच साहब, लव यू मेरी जान। दूसरी बात यह है कि ये हमारी किताबों पर तो एतबार कहते हैं, लेकिन मेरे भाई कभी पर्ची वाले वज़ीर आज़म को भी एक दिन कह दिया करके बग़ैर पर्ची के कुछ पढ़ लिया करे, कभी उनको भी कह दिया। हम तो सुन्नत नवाज शरीफ पर अमल पैरा हैं। आपको तो मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए कि मैं तैयारी करके आता हूँ, नोट्स बना के आता हूँ, बात करता हूँ, बेमानी लायानी बेमकसद हवा में नहीं फेंकता। तीसरी बात यह है कि कल जो उनकी तकरीर थी, 7 मरतबा पंजाब में हुकूमत कर चुका है हाउस ऑफ शरीफ, और 4 मरतबा मरकज़ में हुकूमतें कर चुका है, और फिर कह रहा है कि करूँगा, आगे बढ़ूँगा, तोड़ूँगा, उड़ाऊँगा, खिलाऊँगा, पिलाऊँगा। अली गौर बलोच की नज़र शेर है कि यार का एतबार कौन करे और फिर बार बार कौन करे, यार का एतबार कौन करे और फिर बार बार कौन करे। और जो शेर उन्होंने पढ़ा है, एक सर इससे पहले जो मेरे हवाले से अली गौर बलोच साहब ने वो सारे फरमुदात फरमाए हैं, उस पर शेर सुनिए कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब के शेर पर। मुजफ्फर वारसी साहब का एक शेर है, नवाज शरीफ साहब के शेर पे शेर है कि जुल्मत को घटा कहने से बारिश नहीं होती, जुल्मत को घटा कहने से बारिश नहीं होती, शोलों को हवाओं से तो ढांपा नहीं जाता। ये शेर, ये बातें, ये बहुत सुन चुके हैं। ये नवाज शरीफ साहब कर्जा लेने जाते थे और साथ ही कहते थे, ए तायरे लाहौती उस रिज्क से परवाज के पता नहीं मौत अच्छी तो पता नहीं क्या क्या। इन शेरों से पक गए हमारे ज़हन। यार बस करें, हम थक गए हैं, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे हम बस करें। पुराने बिल तो पुरानी तकरीरें तो पुरानी बातें तो पुराने शेर। गालिब साहब की सारी उम्र कर्ज में गुजरी थी और उनके शेर लेके, और हमारी भी सारी उम्र कर्ज में गुजरी, और मेरे जो बच्चों के अगले बच्चे हैं वो भी एडवांस, उनका भी कर्जा आप ले चुके हैं। अब बस करें, कुछ प्रैक्टिकली करें, अमली तौर पर करें। अल्लाह ताला ने आपको फिर मौका दिया है। अल्लाह ताला जो आपके दुख हैं, जो तकलीफ़ है, उसमें आपको सब्र दे, हिम्मत दे। जो आपके साथ ज़्यादती हुई है अल्लाह ताला किसी और के साथ वो ना करे, मगर अब बस कर दें, अब आगे बढ़ें। इस मुल्क में जगह जगह ज़्यादती। आप ज़रा सोचिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ना होते, नाम ये ना होता, तो एवन फील्ड से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक किसी एक मफरूर या मुजरम को ये प्रोटोकॉल मिलता? मुझे याद आ रहा है, मैं कई मरतबा सुना चुका हूँ, आप भी सुन लीजिए। अडयाला जेल में कैदी था, कैंसर था उसने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहता हूँ, तरजीही बुनियादों पर मेरी दरखास्त सुन ली जाए। 2.25 साल बाद जब उसकी बारी आई और दरखास्त सुनी गई तो उस वक्त तक वो मर चुका था। वो भावलपुर के 2 भाई जिनको हाई कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वो फांसी चढ़ चुके थे।
और वो नौलखा का पान फरोश नवाज शरीफ साहब के घर से 20 किलोमीटर दूर एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस में 6 दिन के लिए अंदर गया, 6 साल बाद बाहर निकला। किसी अदालत ने उसकी ज़िंदगी की गारंटियां नहीं मांगी, उसकी फुल डे समातें नहीं की, रोबकार ही नहीं पहुंची थी अदालत की। तो ये मुल्क है मेरे भाई, इसकी अगर इन लोगों ने आपको खड़ा कर लिया उधर क़यामत वाले दिन तो गालिब के सारे शेर भूल जाएंगे। इस मुल्क की खिदमत करें। आप अल्लाह ने आपको मौका दिया है, फिर बार बार मौका दे रहा है, और चूंकि हम चंपू चुमार हैं, ये हमारा बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक निज़ाम है। और भट्टी साहब ये कह रहे हैं, अली गौर बलोच साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। अली भट्टी साहब कह रहे हैं कि बार बार मौका मिलने के बावजूद जो है वो मुल्क का ये हाल है, तो इस दफ़ा ऐसा क्या नया होने वाला है कि जो है वो आप लोगों को वोट दिया जाए और कामयाब किया जाए। और दूसरी जानिब ये जो प्रोटोकॉल की बात शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी की और हमारे साथ अरशाद भट्टी साहब ने भी की कि वहाँ पर भी थे लंदन में, वहाँ पर भी प्रोटोकॉल, हालांकि वहाँ पर भी मफरूर थे, मुजरिम थे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ फ्लाइट गई वहाँ पर भी, तो ये सब क्या मामला हुआ? देखिए, बात ये है कि अच्छा हुआ आपके प्रोग्राम की वसातत से भट्टी साहब काफ़ी दिनों से पकड़ाई नहीं दे रहे थे, आज पकड़े गए और इनसे समझ लीजिए एक मुलाकात ही हो गई है। तो मैं भट्टी साहब का एक तो दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि कम से कम कोई एक भाई तो है ना जिसको मेरा बड़ा ख्याल है। लेकिन मेरा आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं इनको एक गिला देना चाहता हूँ। ये मुझे पक्की रिपोर्ट है, ये रोज मैरियट में बैठ के खाने खाते हैं। इनको कभी मैं याद नहीं आया, कई दफा मैं इनको याद करवाता हूँ, अकेले अकेले सारा मेन्यू, ये जो अभी मेन्यू था ना, ये सारा पीसी होटल और मैरियट का मेन्यू जो इनको ज़बानी याद है, और इधर वो उस किताब में भी लिखा हुआ है जो भट्टी साहब पढ़ते हैं। आज सारे का सारा कॉल उनके तो ये कल जलसे पे वहां पर भी मौजूद था, वही तो उन्होंने 2-3 दफा आपसे एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया कि वो आपके लिए अफसरदा है कि वो आप पहुंच नहीं सके। मेरे हक में इन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन खुद भी उससे कुछ सीखे। अब तो मेरा बनता है कि आपको हर रोज बुला के खाने खिलाऊं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खाना नहीं खिलाया। अब तो मेरा बनता है, मैं इतना दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, प्लीज मेरी आंखों में आंसू हैं। रोज अकेले एंजॉय करते हैं। इनको आप कहें कि अपने दोस्तों की लिस्ट में मेरा नाम लिख लें, नेक्स्ट टाइम मुझे भी इन्होंने खिलाना है। दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे मेरी पोइट्री यकीन करें बहुत कमजोर है। भट्टी साहब ने तो 3-4 शेर पढ़े, मैं एक शेर सुना देता हूँ, मुझे ये नहीं पता, लेकिन किसी मुस्तनिद शायर का है ये भी। और भट्टी साहब की तरफ मेरा बिल्कुल इशारा नहीं है, जाहिर है ये तजियाकार है, कई हमारे सियासी दोस्त भी हैं जो तनकीद करते हैं। तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ बातें, कुछ मुस्लिम लीग के ने जो काम किए मैंने वो गिनवाए, तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। हम क्या करें अगर हमारे कुछ किए हुए अच्छे काम जिनको पब्लिक तो रियलाइज करती है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ तजियाकारों को, हमारे कुछ सियासी नाकदीन को नजर नहीं आते, तो फिर हम तो फिर वोट तो फिर अवाम नहीं देने हैं, हम भी अवाम के पास जा रहे हैं, ये भी अवाम के पास जा रहे हैं। जाहिर है शर्मिला साहिबा, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अलायंस ऑपोजिशन में भी रहा है, हुकूमत के अंदर भी रहा है। जाहिर है कुछ सियासी रवायात हैं, एक हद तक बंदा बात कर सकता है, लेकिन एक बात तो शर्मिला साहिबा को माननी पड़ेगी कि पूरे पाकिस्तान के अवाम और पूरा पाकिस्तान जानता है पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी से और बिलखसूस कराची की कारकर्दगी से लोग मुतासर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को 200-250 वोट से वाडा के मुकाबले में हरवाया गया था। इनको पता है कि अगर नून लीग पॉपुलर नहीं थी तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब को वोट किधर से पड़े थे। और अब जब सिंध भी इनको अपने हाथों से निकलता हुआ इनकी कारकर्दगी की वजह से नजर आता है, तो उसका सारा गुस्सा ये नून लीग पर उतारते हैं। और हमें बुरा भला कह के दिल को तस्कीन, हमें जरूर बुरा भला कहें, हम जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन होने जा रहा है, अगर हम एक दूसरे पर तनकीद नहीं करेंगे तो और कौन तनकीद करेगा। लेकिन खुदारा अपनी कारकर्दगी को भी फोकस करे। आप पंजाब को छोड़े, पंजाब में तो हमेशा आपने देखा पंजाब में पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा वोट बैंक होता था। किसने खराब किया है वो वोट बैंक? वो आपकी लीडरशिप की और आप लोगों की कारकर्दगी की वजह से खराब हुआ है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस पहले से बढ़ रहा है और हम तवक्को करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमें सिंध से कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बिला वजह की तनकीद, बिला वजह का ये कह देना कि सिलेक्शन वाली बातों पे ना पूरी कौम जानती है किस बंदे ने किस वक्त एनआरओ लिया था। इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाहिर है कि यहाँ पर रेजिस्ट करना, यहाँ पर
जमहूरियत तो के अली लिए गौर बलोच साहब, अगर की आपको आगे कीमत चुकानी जाके पड़ती है। सीट और एडजस्टमेंट करनी PMLN पड़ ने भी गई वक्तन तो वक्तन आप चुकाई सीट है। एडजस्टमेंट किसके साथ करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे, GDA के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि सीट एडजस्टमेंट तो शायद किसी के साथ भी नहीं होगी। इलेक्शन तमाम पार्टी जीतेंगी, उसके बाद हुकूमतें बनाने की बारी आएगी, वहां पर इत्तेहाद बन जाते हैं। वो मतलब है कि और आपको हो लगता सकता है है सीट पीपल्स एडजस्टमेंट के पार्टी भी। बगैर हुकूमत बना लेंगे? देखिए नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इलेक्शन के बाद इत्तेहाद हो सकते हैं। हुकूमत जब हुकूमतें बनती हैं उसमें यकीनी तौर पर इत्तेहाद होते हैं, मरकज में भी होते हैं, सूबों में भी होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के बाद हर पार्टी अपना सिनेरियो देखती है कि वो किस सिनेरियो में खड़ी है, तो जिस तरह कितनी से सीट है शर्मिला उसके साहिबा पास। के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिलेक्टेड वाली गुफ्तगू करे, फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए बात यह है कि अब वो दायरा इल्जाम लगाना तो बड़ी आसान काम है। अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन हुए हैं या सिलेक्शन हुई है। अब अगर अपनी कारकर्दगी इतनी हो कि बंदे को पहले ही पेपर में पता हो कि रिजल्ट क्या आना है, तो उसके बारे में फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह खैर करेगा। शर्मिला साहिबा को के लिए दुआ गो हैं, ये मुकाबले में आ रही है पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह कोई चले, नहीं, इनको भी शर्मिला अच्छी साहिबा सीट हमारे मिल साथ ही जाएगी, इनको मौजूद हैं, फॉलो इन्हीं करनी से पूछ चाहिए लेते हैं। अली आगे गौर की बलोच साहब, आपको भी दोबारा एक- वक्त देंगे। एक फाइक शर्मिला भाई, साहिबा, एक जुमला। क्या फाइक लगता है भाई, आपको एक जिस जुमला। तरह जी एक जुमला। जी अली फाइक भाई जी भट्टी साहब। एक जुमला सिर्फ शर्मिला साहिबा से माजरत के साथ। जी भट्टी साहब, मैं एक मरतबा फिर शाही किले में हाई टी पर, स्पेशल हाई टी पर अली गौर बलोच साहब को इनवाइट ना करने पर बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ और मुजम्मत करता हूँ। और आइंदा इन्हें मैं दस्तरखान अपने पे बुलाया करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये डिजर्विंग है, डिजर्विंग है, इनको बनता बुलाना है। चाहिए। बनता है और भट्टी साहब, ये तो फिर तीसरी ज्यादती होगी अगर बात, अभी भी आपने और रोज खाते हैं, जिसका और मेन्यू आपको और ज़बानी याद है, वो आखिरी आपने बात, पढ़ के सुनाया है, और उस पे दोस्तों ने आखिरी हमें नहीं बुलाते, आखिरी बात, उसकी भी मजम्मत कर दे ना थोड़ी। बुलाएंगे 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 बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? बुलाएंगे बुलाएंगे। मादरत तो करे ना, वो तो आपकी बनती है। मैं मुजम्मत करता हूँ, मैं अपनी मुजम्मत करता हूँ कि आपको साबका नहीं बुलाया, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? अच्छा दूसरी नहीं बात, अली साहब, आखिरी भट्टी साहब बात ने पहले भी 3 कि दफा जो है आखिरी पुरजोर मुजम्मत की है उसकी। आखिरी बात, जी भट्टी साहब, जल्दी आखिरी बात कीजिएगा। मैं शर्मिला वो हाँ जी वो उल्टा के पता नहीं मजनू को लैला, लैला को मजनू नजर आता है। बिल्कुल सेम टू सेम हमें भी इनके बारे में यही ख्याल है। थैंक यू वेरी मच फॉर जी भट्टी साहब। शर्मिला फारूकी साहिबा जिस तरह से कह रहे थे, अली गौर बलोच साहब, अली साहब बाद में करते हैं, अभी मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा से सवाल करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में कारकर्दगी से वो कह रहे हैं अली गौर बलोच साहब के नहीं मुतमईन है अवाम वहाँ की, और जो ये 9 निकाती एजेंडा कल दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होने वाला है कि अवाम की जो है वो उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? और पंजाब में वोट बैंक अच्छा खासा था पीपल्स पार्टी का, तो वो किसकी वजह से कम हुआ? देखिए बात यह है कि हमारा मुकाबला मियाँ साहब से नहीं है, हमारा मुकाबला किसी और जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला है गुर्बत से, बेरोज़गारी से, महंगाई से। हमें इस मुल्क की जो यूथ है उसको दोबारा से उम्मीद देनी है, उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करने हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आने हैं जिससे उनकी नाउमीदी ख़त्म हो। इस वक्त आप देखें, आप किसी से भी अगर बात करें बाहर जाके, तो वो यही कहता है कि जिस मुल्क में क्या रखा है, बाहर कोई चीज़ ढूंढो, बाहर चलो, इधर से बेचो, जो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है या जो वसाइल हैं बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करें। कौन जिम्मेदार है शर्मिला साहिबा इस सिचुएशन का कि हर कोई बाहर भागने को फिर रहा है? देखिए इतने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट्स, इस मुल्क की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार सियासतदान है, तो नहीं, सियासतदानों ने तो इस मुल्क में जमहूरियत का एक तसलसल जारी रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। मैं तो अपनी जमात की बात करूँगी कि भुट्टो शहीद जो है इस मुल्क को आइन दे गए और फांसी पर चढ़ गए, इस मुल्क को एटमी ताकत बना गए। ये किसी और ने नहीं बनाया, एक सियासतदान ने बनाया। बीबी शहीद आई वापस अपनी जान की परवाह ना करते हुए शहीद हुई, लेकिन उनको मालूम था कि इस मुल्क की आवाम को उनकी ज़रूरत है। इस मुल्क में अगर शर्मिला साहिबा, कल नवाज शरीफ साहब ने उस तारीखी जलसे के अंदर खड़े होकर ये क्लेम किया कि मुझे $5 अरब की ऑफर थी जब ये एटमी धमाके किए गए। मैं एक्चुअली उनकी किसी भी बात के ऊपर तबसरा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समझती हूँ कि अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, हमें इस मुल्क में रहना चाहिए। जेलें काटी, हमारे लीडरान ने मुझ समेत जेलें काटी, हम मुल्क छोड़ के नहीं बाहर गए। हमारे पास भी बड़े ऑप्शन थे, हम भी जा सकते थे,
जिला वतनी के अंदर, लेकिन हम इस मुल्क में रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने काटी, फरियाल तालपुर साहिबा ने काटी, इवन मरीम नवाज़ ने काटी, टू बी फेयर ऑन हर। लेकिन बात यह है कि ना हम जद्दा गए ना हम लंदन गए, हम इस मुल्क में रहे। वापस अगर आए हैं तो हम इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। ये हमारा मुतालबा है, ये PMLN का मुतालबा नहीं है। अगर ये PMLN का मुतालबा होता तो कल जलसे में मियाँ साहब इस बात पर जोर डालते कि आप इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, जो कि होना चाहिए था। हम उम्मीद करते थे, बड़ी जमात है और जलसा था उनका, 4 साल बाद जिला वतनी ख़त्म करके वापस आए। उनको हर हाल के अंदर ये बात करनी चाहिए। शमीला साहबा, एजेंडा जो कल दिया गया उनकी जानिब से, वो आपको लगता है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा, वादे पूरे होंगे? और पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी का पहले यकीनन बहुत अच्छा वोट बैंक था, तो वो किसकी वजह से ख़राब हुआ? देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ। अब भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है, मैं उसको दोहराऊंगी तो नहीं, लेकिन वही बात है, आप यार को कितनी दफ़ा आजमाएंगे? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, कितनी दफ़ा आजमाएंगे? बात यह है कि हाँ, एक बात बिल्कुल सही है जो कि पीपल्स पार्टी का बयानिया है कि इस मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए हर जमात को इकट्ठे मिल के चलना है, किसी एक जमात की बस की बात नहीं। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, बदले लेना, रिवेंज की सियासत, वो अल्लाह करे मियाँ साहब उसे पीछे छोड़ के आए हों। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ना हमें जलसे जुलूसों की ज़रूरत है, ना हमें किसी सिलेक्शन की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। खुदारा इलेक्शंस की तारीख दें, इस मुल्क के अंदर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लोगों को अपना वोट डालने दें, अपनी मर्ज़ी से डालने दें, बैलेट को हाईजैक ना करें, वोट पे डाका मत डालें, इस मुल्क को चलने दें। और तमाम इदारे साथ, देखिए इदारे हमारे, फौज हमारी है, अदलिया हमारी है, हम सब साथ मिलके जब तक नहीं चलेंगे इस मुल्क के अंदर। देखिए ना, फ़ौज क्या है, हमारे अल्टीमेट डिफेंडर्स है, उनकी लाजवाल कुर्बानी है। हमारे बॉर्डर्स डिफेंड करते हैं जी, हमारे एटमी असासे डिफेंड करते हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो भी लाजवाल। इस तरह से सियासतदानों की, लोगों की, अवाम, उन्होंने भी कुर्बानी दी। इस मुल्क में जब बम धमाके होते थे, आम आदमी भी मरता था, सियासतदान भी मरते थे, सो उनकी भी लाजवाल कुर्बानी है। सब मिलेंगे ना। पाकिस्तान, हमारा वजूद ही इस मुल्क से है। ये मुल्क रहेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। ये मुल्क रहेगा तो ही हम तरक्की करेंगे। किसी का किसी से मुकाबला नहीं है, बिल्कुल किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और इरशाद भट्टी साहब, आपसे ही फिर से तो मुझे दोबारा एक सवाल करना पड़ेगा। वो कबूतर वाली बात पूछनी थी मैंने। जिस तरह से कल आके कबूतर बैठे हैं नवाज शरीफ के हाथ पर, इससे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे किस्मत और कुदरत उन्हीं के साथ है। गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से कल कबूतर आए, डाइस पर आके बैठे और फिर नवाज शरीफ साहब ने एक कबूतर को हाथ पर भी बिठाया और उसको फिर उड़ाया, इससे तो देख कैसे लग रहा था जैसे किस्मत और कुदरत उन्हीं के साथ है? हाय, वो क्या किसी फिल्म में था ना, वो गाना मशहूर के कबूतर आ आ प्यार की पहली चिट्ठी, वो पता नहीं क्या। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पुराने दौर में चले गए हैं और अब कबूतर उनके पैगामात उड़ ही नहीं रहा था। कबूतर की मोहब्बत देखे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि वो हाथ उन्होंने बिल आखिर मजबूर होके कहा कि ये ले लो। और अगर मेरा भाई अली गौर बलोच स्टेज पे होता, चलो पहले वो मरहले पर पहले वो 3 मंजिला स्टेज पे नहीं, सेकंड थर्ड पे ही होता, तो अली गौर बलोच साहब ने डाइव करके कबूतर को ले लेना था, जितनी मोहब्बत वो करते हैं। साहब, उन्होंने आपको बताया कई बार कि वो काम पर थे और आपने मजम्मत भी की है उसकी। हाँ, नहीं कबूतर, अब क्या करूँ, कबूतर उस जंगले की तरफ देख ही नहीं रहा था। वो तो कबूतर तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ पे था। और कबूतर की ज़िद भी बड़ी कहते होते हैं कि बड़ी मशहूर है। और एक ड्रामे में बड़ा मशहूर डायलॉग था कि आ तुझे कबूतर दिखाऊं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर कौम को कबूतर दिखा रहे थे। और अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे कि कबूतर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हाथ पे उड़ ही नहीं रहा था और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कबूतर को पूरी कौम को दिखा रहे थे। खुश रहें, आबाद रहें सर, यही हमारे बादशाह हैं। इनके बादशाहों या इनके कबूतरों हमारे लिए सारे शाही हैं।
शाही ख़ानदान है। लेकिन दुख की बात और तकलीफ़ की बात यह है जो मुझे आज खाए जा रही है कि अली गौहर बलोच साहब को नहीं बुलाया गया शाही किला में स्पेशल आईटी पे। सही 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 अली गौहर बलोच साहब अब फिर से एक दफ़ा मुज़म्मत कर रहे हैं ये भट्टी साहब के आपको नहीं बुलाया गया उस आईटी पर, और बहुत सारी उन्होंने मजीद बातें की, आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि जो कुछ भी हुआ यहीं पर रहकर परफॉर्म किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगते हैं, हम यहीं पर रहकर सब मुकदमात का सामना करते रहे, हम जद्दा नहीं गए, लंदन नहीं रहे, यहीं पर बैठे रहे। देखिए बात ये है कि भट्टी साहब के साथ तो हमारा ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है, और जाहिर है मेरी वो क्या कहते हैं जिसको ये समझते हो इनके बकौल अगर कोई मैं दुखी हूँ तो उसका बेहतर हाल तो फिर यही समझते हैं ना, क्या दुआ दे सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये दूसरों पे तनकीद करते हैं, खुद तो मेहरबानी करते नहीं। लेकिन चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट मिनट अली गौहर साहब जल्दी से जरा वाइंड अप कीजिए। देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हकीकत ये है कि इस मुल्क के लिए हमेशा डिलीवर किया है, लोग उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने महंगाई का खात्मा किया, उन्होंने किसानों के लिए खादें सस्ती दी, बिजली सस्ती दी, लोगों पाकिस्तान में एटमी धमाके करवाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया, 4% पर लेकर आए जो महंगाई की रेशो थी जो कि साबका अदवार में 25, 30 और 40% तक पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि लोग आज भी उसी नवाज शरीफ के मुंतजर हैं, अपने उसी मसीहा के मुंतजर हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होगी। चैलेंजेस जरूर हैं, चैलेंजेस 2013 में भी थे और चैलेंजेस आप 2024 में भी। चले अली गौहर बलोच साहब, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे यहाँ पर क्लोजिंग करनी होगी। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद थी, इरशाद भट्टी साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।